अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। एक प्योर सहाफती बैठक है नेशनल प्रेस क्लब में, और जो पैनल है बहुत ही मायानाज सहाफी मेरे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। लेकिन तज्जिया चूंकि सियासी है तो ये सियासी और सहाफती बैठक दोनों हो गई। नईर अली साहबा हैं, जावेद सोमरो साहब हैं और फैसल हकीम मुगल साहब हैं। सियासी बैठक है और सियासत में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का जिक्र ना हो और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो मामला चल रहे हैं, उस पे हम आज बात कर लेते हैं। नए वजीर आला सुहेल अफरीदी आए और लगता था कि बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ चेहरा बदला है और वही हालात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वही सियासी अफरा तफरी है, अदम इस्तेहकाम है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जावेद समर साहब, आप कैसे देखते हैं इस तब्दीली को? सर देखें अहमद साहब, ये तब्दीली नहीं बल्कि ये वही रवायत है जो पिछले गवर्नमेंट जो उनकी थी गंडापुर साहब वाली, उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। और इन्होंने तो शायद थोड़ा सा और अपने आप को नील डाउन किया है। और ये पहले दिन से, जब से वजीर आला बने, हलफ लिया है, उसी दिन से कह रहे हैं कि जी मैंने अड्याला जेल में मुकीम जो बानी पीटीआई है उनके साथ मुलाकात करूंगा तो उसके बाद मैं फैसले करूंगा। जब आप के पास पार्टी, या चलो पार्टी एक छोटा लेवल है, लेकिन अगर सूबे के बेहतरी, फलाह बहबूद और उसके अमन अमान के लिए फैसले करने का इख्तियार नहीं, या आपके पास सोच समझ और बोझ नहीं, तो मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को ये चाहिए कि वो स्टेप डाउन कर दें। ये मेरी ज़ाती राय है कि ये जो ओहदा है ना, वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग के साथ डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए। आपको सोच समझ के डिसीजन करें और वो उसका फ़ायदा नुकसान वो एक अलग बहस हो जाती है। जब आपके पास पावर ही नहीं है किसी भी मामले के ऊपर आपको फैसला करने की, तो मेरे ख्याल से फिर आप, वो किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये बेबी सीएम है, ये इमरान खान के बेबी सीएम है जो वहाँ से पूछ के डिक्टेशन लेने के बाद ये कोई स्टेप लेंगे। तो अभी तक की जो सूरत हाल मेरी नज़र में है, करप्शन वैसी की वैसी है। जब ये खुद वजीर आला नहीं वजीर थे तब से इन्होंने अपनी वही चीज़ जो सोशल मीडिया पे चीज़ें फैल रही हैं कि मोहतरम जो है वो मुराद सईद का ग्रुप थे, मुराद सईद के साथ मिलकर इन्होंने बतौर वजीर क्या कुछ नहीं किया। और जिस तरह से वहाँ पे इमरान खान ने इनका नाम अनाउंस किया है, वहाँ तक इनकी जो रेपुटेशन पहुँची है वो सिर्फ इस वजह से कि चूँकि कबायली हैं, कबायली हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, इनका ताल्लुक कबाइल से है, तो ये शायद कोई ऐसा फ़ायदा दे जाए। लेकिन वो एक अलग एस्पेक्ट है। चलो जी, आपको अगर हम यूज़ करते ही आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो उन दहशत गर्दों को या उन इंतहा पसंदों के साथ बातचीत के लिए यूज़ करे, आपका उस हद तक चलो हम समझ जाते हैं कि यार चूंकि आप कबायली हैं। पहलू बड़ा एक अजीबोगरीब नहीं है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ना हुआ हो कि आप वजीर आला बन चुके हैं, काबीना नहीं बना पा रहे, पूरा निजाम मुअत्तल है। बेबी सीएम तो बेबी सीएम होता है ना, वो पूछ के बनाएगा ना। ठीक है, आपने जब स्टेप भी लेने हैं तो बेबी स्टेप लेने हैं, आपने डिसीजन लेना है तो बेबी स्टेप लेके डिसीजन लेना है। और जब तक आप इमरान खान साहब से नहीं पूछेंगे, आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक तो आप फिर सूबे का हाल आप अंदाज़ा लगाएं क्या कुछ हो सकता है। और इनको अंदाज़ा नहीं कि उस शख्स को आप बतौर चीफ मिनिस्टर लाए हैं अपनी ख्वाहिशात पर, और बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि ख़ानदानी ख्वाहिशात पर, कि जी आप ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर बना के ले आए जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, जिसको सोच समझ नहीं है कि सूबे में क्या हो रहा है, सूबे के अंदर क्या कुछ करना चाहिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या करना चाहिए। इन्होंने बस इसको आके बिठा दिया कि चल भाई बैठ के कुछ दिन इंजॉय कर लो इस ओहदे को। नईर अली साहबा, इन्होंने तो एक टर्म दे दी और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, बेबी सीएम। बात होती है बानी पीटीआई की सियासत की, बड़े उनके दावे होते हैं कि मैं तो वो टीम लेके आता हूं कि जो कोई मुंतखब नहीं कर सकता, मैं तो वसीम अकरम प्लस भी बनाता हूं, और बाख्तियार मेरी पार्टी में नौजवान आते हैं और बाख्तियार होते हैं। ये नौजवान सीएम आए हैं और ये बाख्तियार हैं कि उनके पास काबीना बनाने का इख्तियार नहीं है। देखिए जी, पहली बात ये है अहमद के सियासी तरबियत जो होती है ना, उसकी बड़ी अहमियत होती है। अब इतने साल हो गए हमें भी पार्लियामान देखते हुए, सारी सियासी जमातों को देखते हुए। मुझे जो पीटीआई का एक बुनियादी मसला हमेशा से लगता है वो ये है कि जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं उनकी सियासी तरबियत जो है वो अशद ज़रूरत है। अगर आप ग्रास रूट से आते हैं ना, और आपने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा होता है, उसके बाद आप जो हैं वो जब एमपीए बनते हैं, फिर एमएनए बनते हैं, फिर उसके बाद आप कोई वजारत संभालते हैं, वजारत में कारकर्दगी दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक लंबा आपके पीछे जो है स्ट्रगल होती है पॉलिटिकल, और उसके बाद जब आप कहीं पे कोई वजीर आला बनते हैं तो वो आपको पता होता है कि हाउ दिस ऑल सिस्टम वर्क्स।
آپ نے کس طرح سے ڈیسیجنز لینے ہیں, کس طرح سے کام کرنے ہیں. اب آفریدی صاحب جو ہیں ان کا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس لیے جو ہے وہ خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنا دیا کیونکہ وہ آپریشن کے خلاف کے پی کے میں اور جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف وہاں پر تقریریں کرتے ہوئے ملتے ہیں. کرپشن جو ہے ان کی اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جس کو یقینی طور پر ثابت ہونا جس کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, سامنے آنا بہت ضروری ہے حقائق کا. لیکن جب تک کہ وہ چیزیں نہیں بھی ہوتی تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی انڈر ڈسکشن ہیں. تو اب اس بیس کے اوپر اگر آپ کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں تو آپ پھر اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد فوری طور پہ جو ہے وہ اپنی کابینہ بنائے گا اور بہترین قسم کی کابینہ بنائے گا, اور خان صاحب کا جو وہ ایک ویژن ہے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آتا ہوں جو لوگ جو ہیں وہ گراس روٹر ہوتے ہیں یا جو لوگ بہترین کام کرتے ہیں. تو وہ ثابت نہیں کر سکے ابھی تک, اپنے 4 سالہ دور میں بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکے. انہوں نے اگر دوسری جماعتوں سے بھی لوگ توڑ کے لائے تو وہ بھی کارکردگی نہیں دکھا سکے پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے. اس کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب کا اپنا رویہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت کو اپنے طریقے سے جو ہے اور 1% جو گورنمنٹ ہے اس کے طریقے سے, کیونکہ جب خان صاحب پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے تو ان کے پاس 1 سیٹ تھی. اب وہ اس سے باہر نہیں آ رہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کی اہمیت ہے اور ان کی جو مشاورت ہے اور ان کی جو چند لوگ جو تھوڑے بہت جو سیاسی طور پر سینسیبل ہیں بھی پی ٹی آئی میں, ان کی بھی گفتگو اور ان کی بھی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو اس وقت آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو آفریدی صاحب ہیں انہوں نے جو اپنی پہلی تقریر فرمائی, کیا وہ کوئی ایسا وزیر اعلیٰ جو ہے جس کو وفاق کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کو دیکھیں تمام اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, صبح اکیلا سولو فلائٹ نہیں لے سکتا. تو آپ نے آتے ہی جنگ سے متاثر ہے امن و امان کی صورتحال. آپ میں اسی طرف آ رہی تھی احمد کہ انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ جب تک میں ہوں تب تک آپریشن نہیں ہوگا. بھائی کیسے نہیں ہوگا؟ آپ کے صوبے میں آپ ہیں اور دہشت گردی بھی ہے, تو آپ ہوں گے تو آپریشن بھی ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ افغانستان سے آ کے آپ لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں وہاں پہ, آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب افغان مہاجرین کو کہا جا رہا ہے کہ جن کے پاس پیپر ورک کمپلیٹ نہیں ہے, جو غیر قانونی ہے, جو ان رجسٹرڈ ہیں, وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں, اور پراپر ایک کیمپین چل رہی ہے, اس کی پراپر ایک سٹیپس وائز جو ہے چیزیں چل رہی ہیں, فیزز چل رہی ہیں. اور اب آپ جب ادھر سے سختی ہوتی ہے افغان مہاجرین کے اوپر جنہیں واپس بھیجنا لازم ہوتا ہے, تو آپ ان کو کہتے ہیں نہیں جی کے پی کے تو ایسا کوئی کام نہیں کرے گا, وہ ان کو رکھے گا, تو پھر وہ دہشت گردی بھی تو بھگتے گا صوبہ. تو آپ کو بڑے سخت قسم کے دانشمندانہ فیصلے اس کے اوپر لینے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ کے ساتھ لڑ کے اور اسٹیٹ کی پالیسی سے بیانڈ جا کے آپ نہ دہشت گردی سے لڑ سکتے ہیں اور نہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, نہ ہی آپ کو لڑنا چاہیے. آپ یہ کوئی سیاست ہے کے پی کے کا کوئی منصوبہ بتا دیں نا. آپ کی ساری توجہ ان چیزوں کے اوپر ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, آپ نے وہاں پر جو ہے جو سیکورٹی کے ادارے وہاں پر آپریشن کر رہے ہیں, آپ نے ان کے راستے میں روڑے اٹکانے ہیں. اس طرف سے نکلیں آپ, اپنے صوبے کے اندر کوئی ایکٹیویٹی تو کر کے دکھائیں, کوئی بہتری تو کر کے دکھائیں, کوئی احتساب تو کر کے دکھائیں, کوئی کرپشن سے فری تو کریں اس کو. اگر کوئی کارکردگی نہیں ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے, تو آپ کل کو کیا دکھائیں گے؟ آپریشن تو سیکورٹی ادارے کر رہے ہیں نا, آپ نے تو نہیں کرنا. لیکن اگر آپ روڑے اٹکا رہے ہیں تو کل کو جو دہشت گردی, دیکھیں اس میں جو متاثر ہو رہے ہیں نا احمد, آخر میں یہ ضرور ایڈ کروں گی, وہ آفریدی صاحب نہیں ہو رہے, وہ وہاں کے عوام ہو رہے ہیں, وہاں کی فیملیز ہو رہی ہیں, وہاں کے لوگ ہو رہے ہیں. تو آپ ان کی زندگیوں کی اس کے اوپر اپنی انا کو سامنے رکھ کے آپ اپنی انا کو آگے لے کر آ رہے ہیں, اور وہ جو عوام کی فلاح ہے, عوام کی سیکیورٹی ہے, اس کو آپ پس پش ڈال رہے ہیں. تو یہ چیز چل نہیں سکتی. کتنے دن چلے گی؟ بزدار پلس کا کوئی خطاب دے نون لیگ ان کو یا کوئی بھی دے, لیکن ان کو یہ سب چیزیں اگر غلط ثابت کرنی ہے تو اپنی کارکردگی سے کرنی پڑیں گی, باتوں سے نہیں ہونے والی. فیصل حکیم صاحب, صوبے کے عوام سفر کر رہے ہیں, کیا اتنی ان کی قسمت خراب ہے کہ ان کو پھر ایک وزیر اعلیٰ ایسا ملا کہ جس کی جو ڈوریں ہیں وہ اڈیالہ سے اب وہ کھینچی جا رہی ہیں؟ یہ تو بیبی سی ایم کی بجائے تو کٹ پتلی سی ایم ہو گئے. بالکل آپ کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے. اور جب پہلی دفعہ وہ اڈیالہ آئے تھے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کی خواہش لے کر, تو وہاں پر ان سے یہ سوال ہوا تھا. ہمارے بہت اچھے جرنلسٹ ہیں طیب بلوچ, انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ سنا ہے آپ پر کوئی ایڈوائزری کونسل جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اور آپ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہیں. تو اس وقت تو انہوں نے بڑے زور سے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے, وزیر اعلیٰ میں ہوں اور ایڈوائزری کونسل بھی میں بناؤں گا. تو ابھی یہ جمعرات کے دن کی بھی آپ کو
बात बता दूं कि जब वो दोबारा आए और मीडिया टॉक कर रहे थे तो उनसे सवाल किया गया कि जी आप अभी तक तो काबीना नहीं बना सके, एडवाइजरी काउंसिल तो दूर की बात है ना, काबीना जो है वो बुनियादी ना। तो उनका जवाब ये था कि उसके लिए एक ही हिकमत अमली है, जब बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो सूबाई काबीना बनेगी। यानी उनके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो जो मैंडेट उन्हें दिया गया उस पर अमल दरामद कर सकें, अपनी एक काबीना बना सकें, ऐसी काबीना जो सूबे के लिए काम हो। और बदकिस्मती ये है वहाँ की कि जो पीटीआई की पूरी सियासत है वो जज्बात के गिर्द, वो तकरीरों के गिर्द घूमती है। हालांकि जज्बात और तकरीर नहीं, झूठ पे जज्बात और तकरीरें जो है वो सियासत नहीं होती, होश का काम होता है। आपको एक मैंडेट जो मिला होता है उसके मुताबिक काम करना होता है आपने। और इस वक्त जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, सबसे बड़ा दहशतगर्दी, आपके सूबे में इस वक्त सबसे ज़्यादा अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल है, लेकिन आप कहते हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे जो है वो एक अलहदा से अपना बयानिया लेके, तमाम सूबों से अलहदा, वफाक से अलहदा, इदारों से अलहदा, तो आप किसको कमज़ोर कर रहे हैं? आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं ना। आप उन अवाम को जो जिन्होंने आपको वोट दिया, आप उनके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय उनको एक जो है वो स्टेक पे लगा रहे हैं। और आपका ये आखिरी सियासी किला बच गया है जिसको आपको बचाना चाहिए। वहां डिलीवर करें, गवर्नेंस अच्छी करें, और लेकिन आप वहां भी वो सूरत लेके आ रहे हैं कि अगर वहां से भी खत्म होते हैं फिर तो पूरे मुल्क से पीटीआई का सफाया हो जाएगा। उसके लिए जो सबसे जरूरी बात होती है ना डिलीवर करने के लिए, वो आपके पास हिकमत अमली होती है। जब पीटीआई के लीडर्स की हिकमत अमली ये है कि उनकी सिर्फ मुलाकात हो बानी पीटीआई से, यानी वो अपने पास उनके कुछ भी नहीं है, वो एक जो है वो उस चलेंगे उनकी बात पे, और उनसे मिलने के बाद जो भी डिक्टेशन मिलेगी उसके मुताबिक काम करेंगे, तो फिर सियासत कहाँ की है, फिर हिकमत अमली कहाँ की है? वो हिकमत अमली तब होती है जब आपके पास दूरअंदेश लीडर हो, जब आप जो है वो कोई बेबी सीएम कह रहा है, कोई कठपुतली वजीर आला कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, और जज्बात की बातें करेंगे तो फिर कैसे जो है वो दूरअंदेशी नजर आएगी, फिर कैसे बेहतरी के लिए काम हो सकेगा, फिर कैसे सूबा तरक्की करेगा, फिर अमन व अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी। जावेद समरा साहब, आपसे एक एंड पॉइंट मेरे जहन में आया है। ये कोई ऐसा एक हतमी मामला है कि बस पीटीआई की चूंकि वहाँ हुकूमत है, उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो वही रहेंगे चाहे वो जिस तरह मर्जी डिलीवर करें? क्या वफाक के पास कोई इंतजाम नहीं होता? एक सूबा जहां पे जरूरी है इस वक्त गवर्नेंस, वहां पे इस वक्त एक इंतजामी तौर पे और एक ऐसी हुकूमत जो अदारों के साथ मिलकर चले, जो अवाम का सोचे, कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि कश्मीर में हम देख रहे हैं, आजाद कश्मीर में, वहां ये सियासी जमातें सियासी अमल के तहत जोड़ तोड़, फॉरवर्ड ब्लॉक, तो क्या ये सब कुछ केपीके में नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो रहा? देखिए, आईनी तौर पर अगर आपको रजीम चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं एक चीज़, चूँकि रजीम तब जो चेंज होगी जब पता लगेगा लोगों को या अंदर बैठे हुए अरकान सूबाई असेंबली को कि यार ये हुकूमत जो है उस तरह से डिलीवर नहीं कर रही। एक तो ये चीज़ है कि आप विद इन हाउस जो है आप तब्दीली लेकर आए, लेकिन अब चूंकि उनको ये बहुत बड़ा घमंड है कि जी हमारे पास अक्सरियत है सूबाई असेंबली के अंदर, तो हमें इसलिए इस तरफ खौफ नहीं है। लेकिन इस हवाले से मैं आपको मिसालें देकर समझाऊंगा कि माजी में हमारे दीगर सूबों के अंदर गवर्नर राज लगने की जो है वो मिसालें मौजूद हैं कि अगर सूबे में सूबाई हुकूमत प्रॉपरली लोगों की फलाह बहबूद, सिक्योरिटी और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती, तो फिर वफाक जो है और सदर मुमलिकत जो होते हैं, जो भी उस टाइम के होते हैं, वो एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जी वहाँ पे चूँकि हालात सही नहीं है तो वहाँ आप गवर्नर राज लगाएं। ये देखें, आप सिंध में जो था लियाकत अली जतोई थे, जब उसके बाद उस वक़्त ये बातें हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब थे तो एक वहाँ पे भी उनके जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो वहाँ पे भी अफवाहें चलती रही माजी के अंदर कि जी यहाँ पे गवर्नर राज लगना चाहिए। तो गवर्नर राज का ऑप्शन है, लेकिन वफाक जो है लेकिन वफाक जो है या सदर मुमलिकत जो भी होते हैं वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं कि यार ये ना हो। मसले का हल पॉलिटिकल है और पॉलिटिकली इसका हल निकालना चाहिए। पर यहाँ पे तो अफसोस की बात ये है ना कि आप एक बेबी सीएम को लेकर आके बैठ गए, जो एक उनका ये मौक़िफ़ है कि जी मेरी मुलाकात होगी तो मैं कैबिनेट बनाऊंगा। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई आप एक पैगाम के ऊपर चीफ मिनिस्टर सूबे के बन
बन गए तो क्या वही पैगाम आपको ये लाकर नहीं दिया जा सकता कि जी XYZ को आप अपने कैबिनेट में शामिल करके आप काबीना बनाए और सूबे के मामलात को चलाना शुरू कर दे? वहां पर आप कहते नहीं मेरी मुलाकात जरूरी है, लेकिन पैगाम के ऊपर आप चीफ मिनिस्टर बन के वो ओहदे का फायदा आप और उसके पर्क्स ले रहे हैं। जी, आखिर में सिर्फ एक सवाल नईर अली साहबा, क्या रेड लाइन जो सूबा एक क्रॉस करता है गवर्नर राज तक पहुंचने के लिए, क्या खैबर पख्तूनख्वा में वो रेड लाइंस क्रॉस हो नहीं चुकी? देखें, वो रेड लाइन तो गंडापुर साहब के टाइम पे भी क्रॉस हो गई थी, लेकिन जो विफाक होता है उसकी हमेशा ये कोशिश होनी भी चाहिए और होती भी है कि आखिरी वक्त तक जो है वो एक चांस दिया जाए कि गवर्नेंस हो जाए, क्योंकि गवर्नर राज तो आखिरी एक वो चांस है कि जी आखिरी उस ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गंडापुर के सबके अब बुनियादी मसला क्या है इस सूबे का? बुनियादी मसला ये है कि जब आपने दहशतगर्दी पर काबू पाना है, दहशतगर्दी पर कंट्रोल करना है, तो आपके लिए आप ज़रूरत किस अमर की है कि आपकी सूबे की विफाक के साथ एक मरबूत कोऑर्डिनेशन मौजूद हो। यही बुनियादी मसला था गंडापुर साहब के टाइम के ऊपर कि सूबे के साथ वो बाकी सारी मामलात में तो वो भाग भाग के जो है वो विफाक में आते थे, कभी कहाँ रोड बंद कर रहे हैं, कभी कहाँ पर रोड बंद कर रहे हैं, कभी जाके जो है वो 26 नवंबर कर दिया, 26 नवंबर कर दिया और वहाँ पे जाके अडयाला के बाहर बैठ रहे हैं। मतलब यहाँ पर नक्शे अमन जो केपी के में नक्शे अमन था उसको लेकर वो विफाक तक आने का जो है उनको सहरा जाता है, लेकिन उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन के मामले में बेहतरीन, सूबे के अंदर एक गवर्नर और एक वजीर आला की कोऑर्डिनेशन होती है, होनी चाहिए। आप अलग पार्टी के हर सूबे में देखें अलग अलग पार्टी के गवर्नर और वजीर आला बैठे हुए, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो है जीरो कोऑर्डिनेशन थी गवर्नर की और वजीर आला की। इवन जो दहशतगर्दी जैसा बड़ा मामला है, और इवन आपको इतना खूबसूरत गवर्नर मिला हुआ है जो इतना ताउन करने वाला है, साथ चलने वाला है, फैसल करीम कुंडी, आप उसके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन ना करें तो इससे बड़ा अफसोसनाक है क्या? वाली बात आप अपने तक रखें, लेकिन ये है कि एटलीस्ट वो बात करने के लिए तैयार है। अब आप बात करने के लिए इनिशिएट तो करें। चलिए, आप गवर्नर से बात नहीं करते, अब गवर्नर आकर यहाँ पर ऐवान सदर में बात कर रहा है, वजीर आजम से बात कर रहा है, वो जाकर जो है वो वजीर दाखिला से मिल रहा है, लेकिन गवर्नर का मैंडेट ये नहीं है। ये मैंडेट असल में वजीर आला का है कि वो आकर यहाँ पर बजाय इसके कि वहाँ पर वावेला करना शुरू कर देंगे, जी हम ये नहीं होने देंगे, यूँ नहीं होने देंगे, सुल्तान रही ना बने, वहाँ पे अपनी उस असम्बली के अंदर तकरीरें करते हुए, तकरीरों से हुकूमतें नहीं चलती, सियासी बसीरत से चलती हैं, सियासी राब्तों के साथ चलती हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं, नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी से मिल रही है, MQM जो है वो सारी जमातों से मिल रही है। मुज़ाकरात तो के सियासत में मुज़ाकरात का दरवाजा सियासी इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात होते हैं, गुफ्तगू होती है, इशू बेस्ड सियासत होती है। यही से अगर आपकी गर्दन में सरिया है तो फिर आप वही करते हैं जो खान साहब ने किया, और अब उनके वज़ीर आला भी उसी नक्शे कदम पर है। और हम जो अरसों से जो है वो ये जर्नलिज्म कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल जो सारी सूरत हाल है, उतार चढ़ाव उनको देख रहे हैं, तो मुझे ये लगता है, ये मेरी ज़ाती तज्जिया है कि जब तक के वज़ीर आला साहब जो हैं वो विफाक के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे, विफाक के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, मामलात आगे नहीं जा सकते। और उन्हें अपना एक जिम्मेदाराना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। वो हर चीज़ के लिए, अपनी हुकूमत बनाने के लिए, कोई वज़ीर लगाने के लिए, कोई मुशीर लगाने के लिए, अगर वो अडयाला जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर वो अडयाला वालों को ही वज़ीर आला बना दें, फिर आप रहने दें, आपका फेस भी ज़रूरत नहीं है। अडयाला वालों को ही वज़ीर आला बना दें। बहुत शुक्रिया, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी जो राय है, अपना तज्जिया है आपके सामने रखा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।